Okay, so now come to some problem related to motion of two blocks with frictional force. तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है और इस पे एक सिस्टम गिवन है जहाँ पे एक 5 kg का और एक 10 kg का ब्लॉक अवेलेबल है और यहाँ पे गिवन है कि जो 5 kg और 10 kg के बीच की इंटरफेस है उसके बीच में जो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.4 है और जो बॉटम सरफेस है वो स्मूथ है क्योंकि यहाँ पे कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है और अपर ब्लॉक पे एक 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है उसी के हिसाब से हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे कि उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है वो क्या होंगे। तो यहाँ पे कोई स्टैटिक फ्रिक्शन का कोइफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोइफिशिएंट अलग नहीं गिवन है। दैट्स वाई जो भी कोइफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है इससे रिलेटेड हम म्यू इंटू एन का फॉर्मूला यूज करके फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको यूज करके जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस होंगे उनको फॉलो करेंगे। तो अगर मैं सिचुएशन को चेक करूं तो अपने जो स्टेप्स हैं स्ट्रैटेजी के वो बिल्कुल फिक्स हैं कि अगर मुझे देखना है कि ये ब्लॉक किस तरह से चलेंगे तो सबसे पहले मुझे दोनों को एक कॉमन सिस्टम के फॉर्म पे देखना पड़ेगा। तो मैंने दोनों को एक कॉमन सिस्टम के फॉर्म पे देखा और सिंगल सिस्टम के फॉर्म पे देखा तो मुझे इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा और इसके एफबीडी पे 5 kg के ब्लॉक पे यहाँ पे F इज इक्वल टू 60 न्यूटन का फोर्स लग गया है। और अगर मैं इसका नेक्स्ट फोर्स बनाऊं तो बॉटम सरफेस हट गई है तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल एक्शन कुछ N2 पिक की है और इस पे जो टोटल वेट होगा वो डाउनवर्ड लग जाएगा। तो ये 10 kg, ये 5 kg, टोटल 15 kg का वेट यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे जो बॉटम सरफेस है उस पर 150 न्यूटन का फोर्स इस तरह से लग जाएगा। और क्योंकि ये दोनों एक ही सिंगल सिस्टम पिक किए जा रहे हैं इसका मतलब इन दोनों का कुछ मैंने कॉमन एक्सेलरेशन पिक किया और इस नंबर से मैच किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ कि इनका कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा तो उसके लिए कैलकुलेशंस क्या होंगे। तो जो पहला स्टेप है वो हमने फॉलो किया कि पहले स्टेप में क्या होगा कि इफ़ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो इसको पिक करके हम कैलकुलेशन करेंगे और कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो इफ़ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो इसके लिए हमारा जो एफबीडी होगा वो फर्स्ट वाले डायग्राम से मैच हो जाएगा और इससे हम कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो दोनों ब्लॉक अगर एक साथ चलते हैं तो इनसे रिलेटेड जो इनका कॉमन एक्सेलरेशन है वो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू के लिए हमने एफबीडी यहाँ पर बना दिया है। देन द वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन इन दिस केस इज ए सी इज इक्वल टू, जो एफ नेट आ रहा है वो 60 न्यूटन है, जो टोटल मास है वो हो जाएगा 10 + 5 तो ये 15 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर आ गया कॉमन एक्सेलरेशन के लिए वो आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मुझे अभी यहाँ पे नहीं पता है कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन लेंगे कि नहीं लेंगे। तो उसके लिए फिर से मुझे सिचुएशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों ब्लॉक्स को सेपरेटली देखा और फिर इनके एफबीडीज चेक किए और फिर ब्लॉक बी जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा था, मीन्स जो 10 kg का ब्लॉक है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू को पिक करके हम इसका एक्सेलरेशन चेक करेंगे। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो कौन से फोर्सेस आएंगे, यहाँ पे 5 kg के लिए बॉटम साइड ये 50 न्यूटन का फोर्स आ गया है। ए और बी के बीच में जो नॉर्मल एक्शन है वो हमने N1 पिक की है। ये नॉर्मल एक्शन ब्लॉक बी पे ऊपर की तरफ से आएगी तो ये N1 हो गई। बॉटम साइड से यहाँ पे नॉर्मल एक्शन N2 लग रही है और इस वाले ब्लॉक के लिए यहाँ पे बॉटम साइड पे 100 न्यूटन का फोर्स लग गया है। और फिर अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देखूँ तो अगर ब्लॉक ए पे खड़े हो जाए तो ब्लॉक ए फॉरवर्ड जा रहा है, इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में ब्लॉक बी बैकवर्ड जा रहा है और ब्लॉक बी पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे इस तरह से लग जाएगा। और अगर इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा है तो ए पे यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स इस तरह से लग जाएगा। और ये जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है इसको मुझे लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह लेना है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू एन के बराबर आएगा, जहाँ पे नॉर्मल एक्शन हमें इन दोनों के बीच की कंसीडर करनी है। तो अब अगर मैं अगली कैलकुलेशन फॉलो करूँ, सो नेक्स्ट कैलकुलेशन पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर ब्लॉक बी के लिए। सो फॉर ब्लॉक बी, तो ब्लॉक बी के लिए मैक्सिमम एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन चल रहा है। ब्लॉक बी
यहाँ पे 10 केजी का ब्लॉक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, ये नंबर हो जाएगा म्यू इंटू N1। म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0.4 है और जो नॉर्मल एक्शन N1 है वो यहाँ से निकल के आ जाएगी और ये 50 न्यूटन है। तो ये नॉर्मल एक्शन यहाँ पर 50 न्यूटन के बराबर आ गई और मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर निकल के आ गई है। तो अब अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ले गया है, तो अगर मैं इस वाले ब्लॉक के लिए एस्लेशन का कैलकुलेशन करूं तो ये कुछ ए बी एस्लेशन से चल रहा है, तो मुझे ए बी एस्लेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब अगर ब्लॉक बी के लिए मैं एस्लेशन चेक करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से ब्लॉक बी का जो मैक्सिमम एस्लेशन है वो कितना हो सकता है? आंसर इज लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक बी आ जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पर 20 है, जो मास ऑफ ब्लॉक बी है वो 10 kg है। दैट्स वाई ये नंबर कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ब्लॉक बी पे अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया जाए तो इसका एस्लेशन मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। और यहीं से अपने ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल क्लियर हो गए। तो अगर मैं ऑब्जर्वेशंस पिक करूं तो यहाँ पे सिंपली मुझे दिख रहा है बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉमन एस्लेशन इज ग्रेटर दैन एस्लेशन ऑफ ब्लॉक बी। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब सिंपली हमने यहाँ पे देखा कि जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी पे स्लिप करेगा। तो सिंपली मुझे पता लग गया कि ये ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। तो जो भी कॉमन एस्लेशन था एक साथ मूव कराने के लिए वो ब्लॉक बी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से जो एस्लेशन आ रहा था उसको क्रॉस कर गया। इसका मतलब ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे स्लिप करेगा, और अगर ए ब्लॉक बी ब्लॉक पे स्लिप करेगा इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यहाँ पर इसी वैल्यू को पिक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन सेपरेटली कोएफिशिएंट के लिए नहीं दे रखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है। दैट्स वाई इसी को हमें यूज करना है और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है इसका मतलब इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो यही म्यू इंटू एन हो जाएगा, और जो भी म्यू इंटू एन है वो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को दे देगा। तो अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एफबीडीज मुझे दिख रहे हैं। ब्लॉक बी का एस्लेशन हमने निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो गया है, लेकिन इनके बीच में स्लिपिंग चल रही है। इसका मतलब अब ये दोनों कॉमन एस्लेशन से नहीं चलेंगे। तो कॉमन एस्लेशन से नहीं चलेंगे इसका मतलब अब ब्लॉक ए का कुछ एस्लेशन आ जाएगा, और इसको मैंने इस तरह से इंडिकेट किया है। तो ब्लॉक ए अगर ब्लॉक बी पे स्लिप करेगा तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं एस्लेशन ऑफ ब्लॉक ए का। देन अब कैलकुलेशन आया था फॉर ब्लॉक ए। तो अगर ब्लॉक ए के लिए हम कैलकुलेशन करें एस्लेशन का तो एस्लेशन की वैल्यू अब एफ नेट डिवाइडेड बाई मास से निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एस्लेशन की वैल्यू है अगर मैं ए ब्लॉक के लिए चेक करूँ तो इस पे अभी एक फोर्स 60 न्यूटन का फॉरवर्ड डायरेक्शन पे भी लगा है, तो यहाँ पे ये एफ भी लगा है 60 न्यूटन का। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का अगर मोशन देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स एफ माइनस का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है वो हो जाएगा, देन डिवाइडेड बाई टोटल मास ए का यहाँ पर आ जाएगा। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का फोर्स है वो 60 न्यूटन, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 20 न्यूटन, देन डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए कितना आ रहा है? आंसर इज 5। दैट्स वाई द वैल्यू ऑफ एस्लेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू कितना आ गया? आंसर इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए ब्लॉक का एस्लेशन कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं बी ब्लॉक के लिए एस्लेशन कैलकुलेट करूं तो बी ब्लॉक का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही दिख रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। दैट्स वाई जो बी ब्लॉक का एस्लेशन है वो कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना आ जाएगा? आंसर इज स्लिपिंग हो गई है, दैट्स वाई यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? आंसर इज 20 न्यूटन। तो यहाँ से हम सिंपली चेक कर सकते हैं कि अगर मेरे पास न्यूमेरिकल अवेलेबल है, मासेस की वैल्यूज गिवन है,
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, देन सिंपल स्टेप्स पे कैलकुलेशन चलते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन कॉमन एस्लेशन के लिए, सेकेंड कैलकुलेशन उस ब्लॉक के एस्लेशन के लिए जो केवल अंडर फ्रिक्शन चल रहा है। दोनों को कंपेयर किया और मुझे पता लग गया कि ये वाला जो डेटा है वो इससे कम निकल के आ रहा है, इसका मतलब कॉमन एस्लेशन इसके मैक्सिमम एस्लेशन को क्रॉस कर गया है, इसका मतलब स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। अगर स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो एस्लेशन डिफरेंट होंगे, उनके लिए हमने एफबीडीज देखे और इस तरह से एस्लेशन के कैलकुलेशन किए। और क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है दैट्स वाई जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो म्यू इंटू एन के बराबर होगा। और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो हमने चेक की कि नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच की थी, दैट्स वाई यहाँ पे N1 है। सारे डेटा यहाँ पे पिक किए और इस तरह से हमारे पास एस्लेशन ऑफ ए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस्लेशन ऑफ बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन के बराबर निकल के आ रहा है।